हाय मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश और आज आप सबको हम पढ़ाएंगे मानव में पोषण के बारे में। तो इसके पहले मैंने अन्य जीवों में भी पोषण के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया था, जैसे अमीबा में पोषण किस तरीके से होता है। तो उसमें आपको बताया गया था कि उसकी सतह के द्वारा और सरल प्रकार का होता है। तो सरल में क्या होते हैं कि उसकी सतह से भोज्य पदार्थ कूटपाद के द्वारा प्रवेश करते हैं और उसमें जो खाद्य रिक्तिका होती है तो उसमें भोजन का पाचन हो जाता है। लेकिन अगर हम आज मानव की बात करते हैं तो मानव में जो पोषण होता है वो पोषण बहुत जटिल प्रकार का होता है, ऐसी आसानी से नहीं पचता है। उसको कई अंगों में से होकर के गुजरना पड़ता है, तब जा कर के वो पचता है। तो अगर बात करें यहाँ पर मानव में, तो जब पोषण होता है तो पोषण कई चरणों में, जैसे यहाँ पर मुख्य रूप से कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। कौन कौन सा? अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण और फिर क्या होता है? बहिक्षेपण। कभी कभी ध्यान देना है कि ये पूछ भी लेते हैं कि एक सीक्वेंस बताओ कि जैसे एक क्रमबद्ध तरीके से किस तरीके से पाचन होता है या मानव में पोषण। तो ये हमें ध्यान देना है कि सबसे पहले कहाँ से होता है? अंतर्ग्रहण, फिर क्या होगा? पाचन, फिर क्या होगा? अवशोषण, और फिर क्या होता है? स्वांगीकरण, और फिर क्या होता है? बहिक्षेपण। और बहिक्षेपण से पदार्थ जो वेस्ट होते हैं वो शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे मानव में पोषण में कि कहाँ से पोषण प्रारंभ होता है और कहाँ पर समाप्त होता है और कितने चरणों से होकर के गुजरता है। तो अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं उसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इसमें आप लिख सकते हो कि जब किसी भोज्य पदार्थों को अपने हाथों के द्वारा मुख में पहुँचाया जाता है तो इसी क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। पाचन किसे कहते हैं? पाचन के बारे में अभी आप सबको थोड़ा सा बता रहे हैं कि जब छोटे छोटे भागों में या अघुलनशील को घुलनशील में बदल देते हैं तो उसको पाचन कहते हैं। अवशोषण क्या होता है कि जब पोषक तत्व जो हम कुछ खाते पीते हैं तो उससे हमको पोषक तत्व मिलता है और वह पोषक तत्व कहाँ पर पहुँच जाए? हमारे छोटी आंत से रसांकुर में, रसांकुर पाया जाता है, आगे बताएंगे उसके बारे में। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अवशोषण। उसके बाद स्वांगीकरण क्या है कि जब वही भोज्य पदार्थ या पोषक तत्व हमारे ब्लड से होते हुए कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पहुंच जाए तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? बहिक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पर आज हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में, हाँ थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो आप घबराना नहीं। तो इसी में आज हम ख़त्म कर देते हैं कि मानव में पोषण कैसे होता है। तो पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण में आपको बताया गया है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब किसी भोज्य पदार्थों से हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं तो इसी क्रिया को पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पर मानव में न्यूट्रिशन कैसे होता है आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अंतर्ग्रहण के बारे में, और साथ साथ में हम अंगों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कौन से अंग में किस तरीके से कहाँ पर पाचन होता है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि क्या लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा या हेडिंग डाल सकते हैं पाचन, डाइजेशन। डाइजेशन तो पाचन कहते किसे हैं? तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि मानव शरीर में या मानव में भोजन का पाचन एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी है? जटिल प्रक्रिया है। तो इसमें होता क्या है? तो
जिसमें, तो क्या क्या लिख सकते हो कि जिसमें ठोस से तरल, उसके बाद अघुलनशील से घुलनशील और अविसरणशील से विसरणशील। ठीक, तो जिसमें क्या हो रहा है कि ठोस को किस में बदला जा रहा है, तरल में, अघुलनशील को घुलनशील में और अविसरणशील को विसरणशील में। तो इसी पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, पाचन कहते हैं। तो इतना नोट कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब ये जो किस तरीके से होता है, कहाँ पर होता है, तो मानव शरीर में ये दो प्रकार से होता है। कहाँ पर, तो एक तो होता है आहार नाल के माध्यम से, आहार नाल के द्वारा, और किसके द्वारा होता है, पाचक ग्रंथियों के द्वारा। तो हमारे शरीर में दो भाग में पाचन हो रहा है, आहार नाल के माध्यम से और पाचक ग्रंथियों के माध्यम से। तो यहाँ पर अभी देखो, सबसे पहले एक फिगर दिख रहा है यहाँ पर, वैसे नॉर्मल में मैंने फिगर बनाया है, तो उसके बारे में एक एक करके अभी हम समझाते हैं कि कहाँ से कैसे प्रारंभ होता है। तो सबसे जो ऊपर वाला भाग है मुख है, फिर उसके बाद मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और बड़ी आंत से होते हुए भोजन का पाचन लगभग छोटी आंत में पूरा हो जाता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, और धीरे धीरे वहाँ से जो वेस्ट बनते हैं शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो इसमें दो भाग काम में आते हैं, कौन कौन से, आहार नाल और पाचक ग्रंथियों के बारे में। तो आज हम इसमें सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम हेडिंग डाल देते हैं आहार नाल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, आहार नाल के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल। तो आहार नाल की अगर बात किया जाए तो कहाँ से, तो यहाँ पर अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि मानव में आहार नाल एक लंबी व कुंडलित संरचना है। ठीक, जिसकी लंबाई लगभग कितनी से 9 से 10 मीटर तक, कहीं कहीं पर थोड़ा सा इधर उधर भी लिखा है 8 से 9 मीटर भी है, लेकिन ये यहाँ पर ध्यान देना है, लगभग में हम लिख सकते हैं 9 से 10 मीटर तक। अगर 8 से 9 मीटर तक लिखते हो तब भी सही है। तो लगभग कितनी होती है, 9 से 10 मीटर होती है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आहार नाल में, और जिसमें किसका पाचन होता है, भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। अब इसमें कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे या कर सकते हैं, जो
मुख से प्रारंभ होकर गुदा द्वार पर समाप्त होती है। ठीक, तो जो कहाँ से, मुख से प्रारंभ होकर और गुदा द्वार पर समाप्त होती। अब देखो इसमें जैसे है कि सबसे पहले यहाँ का ये वाला जो भाग है वो कौन है, मुख, और मुख से ऐसे ऐसे आते हुए यहाँ से ऐसे, तो ये वाला जो भाग है तो इसे हम क्या कहते हैं, गुदाद्वार। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है कितनी है, 9 से 10 मीटर के आसपास में है। और कहाँ से प्रारंभ हो रही है, मुख से, और कहाँ पर समाप्त हो रही है, गुदा द्वार पर समाप्त होती है। तो इसकी आहार नाल की बात हो गई। अब हम इस आहार नाल में एक एक अंगों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें हम और लिख देते हैं कि इसके निम्न भाग होते हैं। अब जिसमें कौन कौन से भाग आ जाते हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 करके हम पढ़ते हैं। जिसमें सबसे पहला कौन सा भाग है, मुख, और दूसरा इसी में हम पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में। और उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अन्य अंग के बारे में, इसे हम एक करके पढ़ते चलेंगे। तो इसमें अब हम सबसे पहले एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मुख और मुख गुहा के बारे में। इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लेना। ये आपको इसलिए लिखाया जा रहा है कि एकदम ये बोर्ड परीक्षा में आपके लिए पूरा यूजफुल होगा। सेम आप वैसे भी लिख सकते हो जिस तरीके से हम लिख रहे हैं, तो इसको नोट भी कर सकते हो। बाकी आगे की हेडिंग हम डालेंगे मुख और मुख गुहा के बारे में। तो सबसे पहले है भाई यहाँ पर कौन सी पहली हेडिंग डालना है, मुख व मुख गुहा। मुख और मुख गुहा, ओरल एंड ओरल कैविटी। तो ओरल में हम देखते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे कि भाग कौन सा होता है। तो लिखना है कि यह आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। जो सामने से किसे, दो चल, सामने से दो चल क्या हैं, होंठ व बगल से कपोल, जिसको हम क्या कहते हैं, गाल बोलते हैं, चिक, कपोल, और ऊपर क्या है, तालु, तथा नीचे से जीभ के द्वारा
के द्वारा घिरा हुआ भाग है। ठीक, तो अगर हम मुख की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर मान लो कि ये कोई व्यक्ति हैं, ये कोई हो गए या लल्लू उल्लू ये होंगे, तो इस वाले भाग में यहाँ पर ये जैसे इनमें ये बना दिया जाए तो इनका कौन सा भाग हो गया, ये मुख हो गया, ओरल जिसको बोलते हैं। अब इस ओरल में, मुख में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो सबसे आहार नल का पहला भाग है, ये सामने से किससे घिरा होता है, सबसे पहले सामने से दो कैसे होते हैं, चल होते हैं। अब ध्यान देना है कि कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि ओंठ में कौन सा चल होता है, तो ऊपर वाला होता है कि नीचे वाला, तो जो नीचे का जो ये ओंठ होता है वो क्या होता है, चल, और ऊपर वाला कैसा होता है, अचल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा जो किससे जुड़ा होता है, हमारे ऊपरी भागों से, और ये जो होता है वो निचले भागों से जुड़ा होता है। अब तो सामने से कौन से हो गए, एक ऊपर और एक नीचे से चल होंठों के द्वारा, और जो बगल होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, चिक, एक इधर से एक इधर से, और उसके बाद जो ऊपर तो अंदर में जाते हैं तो अंदर की ओर ऊपर की ओर क्या पाया जाता है, तालु, पैलेट होता है, और यह तालु दो होता है, एक होता है कठोर और एक होता है कोमल। जो सामने की ओर, ध्यान देना, दांत के पास में जो सामने की ओर होता है ऊपर की ओर तो वो कठोर होता है, और उसके बाद जो पीछे की ओर जाते हैं वो कोमल होता है, तो ताल हो गया। तथा नीचे से किसके द्वारा, जीभ के द्वारा, तो नीचे से जीभ के द्वारा घिरा हुआ खाली स्थान होता है, तो इसे पूरे भाग को ही हम क्या कहते हैं, मुख और मुख गुहा बोलते हैं। अब इसमें एक एक की बात करते हैं, तो जैसे इसमें अगर हम सबसे पहले किसकी बात करें, ओंठ की बात करते हैं, तो ओंठ का काम क्या होता है। तो अब इसमें कौन कौन से भाग आ जाते हैं, तो थोड़ा सा लिख सकते हैं कि जिसमें निम्न भाग आते हैं। कौन कौन से, होंठ हो गए, होंठ, उसके बाद कपोल, कपोल हो गए, उसके बाद ऊपर की ओर ताल, नीचे की ओर जीभ, और इसी में और कौन आ जाते हैं, इसी में हमारा दांत भी होता है, इसी भाग में। तो ये जो ओंठ होता है, तो ओंठ का काम क्या होता है, तो सबसे पहले इसका काम होता है कि भोजन को संभालना, भोजन को संभालना, या ऐसा लिख सकते हैं, भोजन को संभालने का काम करता है। ये बाहर जाने से रोकता है और बोलने में भी सहायता करता है। दूसरा कपोल क्या करते हैं, ये भी भोजन को डाइजेस्ट करने में सहायता करते हैं। ताल भी उसी संबंधित होता है। बाकी जो दो हमारा ये है, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो इसमें कौन कौन से भाग हो जाते हैं, इम्पॉर्टेंट दोनों ये है, जीभ के बारे में और दांत के बारे में। तो अब इसमें हम सबसे पहला हम किसके भागों में पढ़ेंगे, जीभ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें हम हेडिंग डालेंगे जीभ। तो अब जीभ का काम क्या है, तो इसका काम क्या है कि यह भोजन को बार बार दांतों
तले या दांतों के नीचे लेकर जाती है। पहला काम क्या किया कि मुख गुहा में जो जीभ है हमारी, जैसे हम कुछ खाए पिए तो बार बार उसको कहाँ पर पहुँचा रही है, दांतों के नीचे पहुँचाने का काम करती है। और क्या काम करती है, तथा यह भोजन में लार को मिलाने में सहायता करती है। और क्या काम की कि भोजन को किस में मिला रही है, लार में, ताकि वह किस अवस्था में पहुंच जाए, वो द्रव अवस्था में पहुंच जाए, ठोस से द्रव में आ जाए। दूसरा और क्या करती है, तथा दांतों में फंसे हुए भोजन के कणों को बाहर निकालने में सहायता करती है। तो इसका ये भी काम हो गया। तो कौन कौन से काम किए कि कभी कभी देखो जब हम भोजन में तो कर ही रहे हैं, कभी कभी देखो जब कुछ खाते हैं पीते हैं तो हमारे दांतों में क्या होता है, फंस जाता है। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां जब हम खाते हैं तो दांतों में भिंडी उंडी के देखो जो छोटे छोटे पार्टिकल क्या होते हैं, दांतों में फंस जाते हैं। तो जीभ क्या काम करती है, जा करके वहीं पर टिक जाती है और टिक करके तब तक वो जुटी रहती है जब तक उसको निकाल ना दे। तो बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही है। दूसरा और क्या काम करती है, बोलने में सहायता भी करती है। कभी कभी देखो जब हम सब बोल रहे होते हैं, बोलते बोलते हम सबको प्यास लग जाती है तो हमारे होंठों को नम भी बनाती है। जैसे जीभ को निकाले और होंठों को क्या किए, एक बार रगड़ दिए तो बोलने में हेल्प भी कर रही होती है। इसके साथ साथ में और क्या काम करती है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण काम और करती है कि जो भोजन के स्वाद का अनुभव भी करवाती है। तो इसके अतिरिक्त और लिख सकते हैं कि यह हमें स्वाद का अनुभव भी कराती है। अब कहाँ से हमें किस किस स्वाद का अनुभव करवाती है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर मान लो कि किसी की क्या है, जीभ समझ लो, ये जीभ समझ ले जाए तो इसका ये अग्रभाग है और ये पश्च भाग है। तो इसको हम क्या बोल दें, अग्र, यहाँ पर बोल दें पश्च, और ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं पार्श्व। और पार्श्व का मतलब होता है किनारा। तो यहाँ से हमें किस किस स्वाद का अनुभव करवाती है, तो जैसे देखो यहाँ से, तो इस वाले भाग से हमें किसका अनुभव होता है, मीठे का अनुभव होता है। यहाँ से किसका अनुभव होता है, कड़वा का अनुभव होता है। और यहाँ से किसका अनुभव होता है, हमें नमकीन भोज्य पदार्थों का। तो स्वाद का अनुभव भी करवा रही होती है। अब ये भी काम हो गया। अब ध्यान देना है कि जैसे कुछ से जो जंतु होते हैं, जैसे कुत्ते, तो
कुत्ते आपने देखा हो कि हरदम अपनी जीभ को निकाले रहते हैं और बार बार वो लार को स्रावित करते रहते हैं, होता रहता है। तो उस समय वो क्या काम कर रहे हैं? तो उस समय वो अपने शरीर के ताप को मेंटेन कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुत्ते होते हैं तो कुत्ते में श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती, उनके शरीर में जो पसीना नहीं निकलता है। हम सब तो अपने शरीर का तापमान पसीने से कर लेते हैं, पसीना जब खूब गर्मी लग जाती है तो ऑटोमेटिक पसीना आना शुरू हो जाता है और शरीर का ताप सामान्य में हो जाता है। लेकिन वो क्या करते हैं? तो इसीलिए उनका मुख हरदम खुला रहता है और खुले रहने की अवस्था में साथ साथ बार बार जब हाँफते हैं तो वो यहाँ पर जो उनकी जीभ में खूब पतली पतली क्या होती हैं, केशिकाएं होती हैं जो रुधिर से संबंधित होती हैं। तो बार बार हाँफ करके वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, वाष्प के रूप में निकलता रहता है, द्रव भी निकलते हैं, इसलिए लार टपकती भी रहती है। तो अपने शरीर का तापमान वो नॉर्मल में करते रहते हैं, इसी कारण से वो हाँफते रहते हैं। दूसरा और क्या करते हैं? ये हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जीभ के साथ या जो हमारी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उस लार ग्रंथियों से जो लार स्रावित होता है तो उसमें एक एंजाइम भी होता है। तो एक एंजाइम उसका नाम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। तो ये लाइसोजाइम क्या काम करते हैं? ये जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। ठीक, तो जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। यही कारण होता है कि कहा जाता है कि यह जानते भी होंगे, जो कुत्ते अपने घाव को जहाँ पर वो चाट लेते हैं अपनी जीभ से तो घाव ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर घाव हुआ है तो जीवाणु के कारण हुआ है। जब उसको क्या किए, चाटे, तो वहाँ पर क्या पहुँचाए? लाइसोजाइम। और यह लाइसोजाइम जीवाणु को क्या किया? नष्ट कर दिया। तो जीवाणु जब नष्ट हो जाते हैं तो घाव भी क्या होता है? ठीक हो जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण काम किसका था? जीभ का था। अब हम दूसरा भाग पढ़ते हैं और वो क्या होगा? दांत के बारे में। तो इसको नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर लेना, आगे फिर हम नेक्स्ट हेडिंग लिखाते हैं। और कौन है? दांत। अब नेक्स्ट डालेंगे हम दांत के बारे में। तीत के बारे में पढ़ेंगे। दांत। तो ये दांत वास्तव में अगर हम कहें कि ये उत्पन्न किससे होता है तो ये भ्रूणीय अवस्थाओं के मध्य जननिक स्तर से उत्पन्न होता है। क्योंकि हमारे सबकी उत्पत्ति कितने स्तरों से हुई है? 3 स्तरों से, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। तो यहाँ पर ये वास्तव में जैसे हमारा ब्लड है संयोजी ऊतक जिसमें कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, तो ब्लड में क्या जो संयोजी ऊतक में दांत भी है, जैसे हड्डियों से संबंधित जो भी होते हैं। दूसरा ब्लड, तो दोनों संयोजी ऊतक होते हैं और दोनों का निर्माण किससे होता है? मध्य जननिक स्तर से या मध्य स्तर से होता है। तो ध्यान देना कि इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय अवस्थाओं की किससे होती है? मध्य स्तरों से होती है। अब रही बात कि ये बने किसके होते हैं, तो ये हमारे शरीर में देखो, जो बच्चे लोग होते हैं या गाँव में कभी कभी कहते हैं कि जो दांत हमारा होता है वो पत्थर का होता है, बाकी ऐसा नहीं होता है, पत्थर उत्थर के नहीं होते हैं। वास्तव में हमारे शरीर में किसके बने होते हैं? वो रासायनिक पदार्थों के बने होते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे तो जैसे क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें लिखना है कि यह कैल्शियम, कार्बोनेट का जिसको बोलते हैं CaCO3, तो इसका बना होता है। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट व फास्फेट नामक रासायनिक पदार्थों का बना होता है।
ठीक। तो किसके बने होते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और किसके बने होते हैं, फास्फेट के बने होते हैं। तो अब जो है कोई नहीं कहेगा कि ये किसके बने होते हैं, ये पत्थरों के बने होते, एकदम सरासर क्या है, गलत है। अब क्या बोलोगे कि किसके बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के और फास्फेट के बने होते हैं। तो ये मानव शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इनका काम क्या है, तो इनका काम होता है कि यह ठोस भोज्य पदार्थों को, ठोस भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे भोज्य पदार्थों में बदलना। तो इनका काम क्या हुआ, दूसरा और क्या करते हैं, इसका काम होता है इसके अतिरिक्त बदलना, तथा और किसका काम करते हैं, ये चीरने, फाड़ने, कुतरने आदि में भी क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। इसके काम, इसके अतिरिक्त और क्या काम करते हैं, ये कुतरने में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कुतरने में सहायता करते हैं। और इसके अतिरिक्त तथा शत्रुओं से बचने व उसे मारने में भी सहायक होते हैं। तो और कौन सा काम किए कि ये ठोस भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में या छोटे छोटे भोज्य पदार्थों में बदल देते हैं। तो बदलना तो इनका मेन काम ये होता है। और क्या काम करते हैं, तो या जैसे किसी वस्तु को चीरने में, फाड़ने में, जैसे देखो शुगर कैन, गन्ना है मेरे पास, तो उसको हम क्या करते हैं, दांतों में फंसाए और ले, तो जुट करके छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं, बदल भी देते हैं। और सबसे खतरनाक तो काम क्या होता है कि ये शत्रुओं से, तो आपने देखा होगा कि गाँव में जब कुत्ते उत्ते इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो 12-15 इकट्ठा हो जाते हैं, कोई एक बेचारी बची हुई है और सब घेर लेते हैं, तो क्या करते हैं, वो अपने दांतों को निकाल लेती है। और जब अपने दांतों को निकाल ली तो समझ जाना फिर खतरा ही है। तो वहाँ जितने भी होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं करती है कि वो उसके पास में आ जाएं। तो बचने का भी काम करते हैं। दूसरा और क्या करते हैं, उसको मारने का भी काम करते हैं। जैसे शेर, चीता, बाघ देखते हो कि अपने दांतों के द्वारा बड़े बड़े जानवरों को क्या करता है, मार देता है। अगर नहीं मारेगा तो उसको भोजन नहीं मिलेगा, तो मारने का भी काम करते हैं। या जैसे आपने ये भी देखा होगा, गांव में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब आपस में झगड़ा किए और उसके बाद फिर क्या काम किए, वो कुछ नहीं पाए तो दूसरे वाले दांतें काट के भाग लिए, तो दांत भागे और जा कर के घर में छुप जाते हैं। तो वहाँ भी एक अस्त्र शस्त्र की तरह भी काम कर रहे होते हैं। तो इसके बहुत ढेर सारे काम होते हैं। और बाकी अगर हम बायोलॉजिकली देखते हैं तो इसका काम है कि भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ना या बदल देना होता है। अभी अगर इसकी हम बात करते हैं, इसकी संरचना की बात करते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से होते हैं, तो इतना आप सभी नोट कर लेना। फिर आगे जो है इसके भागों में हम बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो किसके आधार पर, उसी में जोड़ना है कि उत्पत्ति, उपस्थित,
उपस्थित व कार्य के आधार पर ये निम्न तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक यहाँ पर है, जैसे सबसे पहला हम डाल देंगे, ऐसे डाल देते हैं। पहला हो गया जिसको बोलते हैं गर्तदंती। दूसरा हो गया द्विबारदंती और तीसरा हो गया विषमदंती। तो इसकी यहाँ पर हम किसको माने हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, उपस्थिति की मतलब किस तरीके से है और उनका काम कौन कौन सा होता है। तो इसके आधार पर कितने प्रकार के हुए? तीन प्रकार के, गर्तदंती, द्विबारदंती और विषमदंती। तो यहाँ पर अगर हम एक एक करके पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गर्तदंती के बारे में। तो गर्तदंती, अब हेडिंग डाल देंगे उसी में, गर्तदंती में। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि यह हड्डियों के गड्ढे में स्थित होता है। जैसे देखो, मान लो कि ये जबड़ा हो गया, तो इस जबड़े में ये वाला जो भाग ऐसे, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? गर्त कहते हैं। तो जो दांत इस गड्ढे में होता है, ठीक, जैसे ये दांत समझ लो, यहाँ से ऐसे इस तरीके से, तो यही वाला भाग, तो इसी वाले को ही हम क्या कहते हैं? गर्तदंती कहते हैं। समझ में आ गया कि यह कहाँ पर होता है कि जो हमारे जबड़े की जो हड्डियाँ होती हैं, उसी हड्डियों में जो गड्ढे पाए जाते हैं, गर्त होते हैं, उसी गर्त में जो दांत होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? गर्तदंती। तो ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं? गड्ढे में उपस्थित होते हैं, तो इसको क्या बोला गया? गर्तदंती। अब उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे द्विबारदंती। तो इसमें हम हेडिंग भी डाल लेंगे कि द्विबारदंती किसे कहते हैं। तो हेडिंग हमें डालना है कि द्विबारदंती। तो इसमें हमें पढ़ना है द्विबारदंती, डाइफायोडांट। तो द्विबारदंती क्या होते हैं कि मानव में उसके जीवन काल में दो बार दांत निकलते हैं। दो बार दांत निकलते हैं, जिसमें पहली बार को किस नाम से जाना जाता है? पहली बार को क्षीरदंत। ये क्या है? क्षीर, या इसी को हम बोलते हैं दूध।
तो जिसमें पहली बार जो निकलता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्षीर या दूध के दांत। दूध के दांत कहते हैं। और ये कैसा होता है? ये कुछ ही अवस्था तक रहता है, कुछ ही साल तक रहता है और उसके बाद फिर क्या होते हैं? गिर जाते हैं। तो इसलिए ये कैसा होता है? अस्थायी। तो जिसे ऐसा लिख सकते हैं, कहते हैं जिसे यह कुछ ही वर्षों तक या कुछ ही वर्षों तक रहता है और फिर यह गिर जाता है। गिर जाता है। इसलिए इसे अस्थायी टेम्परोरी। तो अस्थायी दांत भी कहते हैं। ये हो गया। तो जो दांत में द्विबारदंती की बात किया जाए तो उसके जीवन काल में कितनी बार निकलता है? 2 बार निकलता है। और जिसमें जो पहली बार निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? क्षीर दंत या दूध के दांत कहते हैं। और यह कुछ ही वर्षों तक रहता है, लगभग 10-11 साल तक रहता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होते हैं? गिर जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, एक अपवाद है इसमें, जो अग्रचावर्णक होता है उसको छोड़ करके उसकी बात नहीं किया जाता है, तो अपवाद के रूप में। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अस्थायी। अब उसके बाद जो दूसरा आता है तो इसी में इसके बाद किसका नंबर आएगा? दूसरे का नंबर आता है। तो इसी में हम जोड़ करके लिखते हैं। तो इसके बाद क्या लिख सकते हैं? फिर इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं। अस्थायी के बाद अस्थायी दंत के बाद दूसरी बार के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का कार्बोनेट का दांत निकलता है। यह जीवन भर रहता है। जीवन भर रहता है। इसलिए इसे अस्थायी परमानेंट अस्थायी दांत भी कहते हैं। ठीक। तो 2 बार में सबसे पहले क्या था? अस्थायी, फिर क्या हुआ? अस्थायी हुआ। तो अस्थायी में दूध के दांत हुए और अस्थायी में कौन से हुए? कैल्शियम कार्बोनेट के हुए। तो ये ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट होता है। और ये कब तक रहता है? जीवन भर रहता है। और किसी किसी में क्या होते हैं कि मृत्यु के पहले भी, जैसे जब एज होने शुरू हो जाती है लगभग 60-65 साल, तो धीरे धीरे एक एक करके क्या होते हैं? गिरने शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन ये कोई मानी बात नहीं कि सब में गिर ही जाए, किसी किसी में जीवन भर रहते हैं, मृत्यु तक रहते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कब तक रहते हैं? ये
जीवन भर रहते हैं। और इसको हम कहते हैं किसके दांत? कैल्शियम कार्बोनेट के बोलते हैं। अब उसके बाद हम तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा कौन सा है? विषमदंती। अब तीसरी हेडिंग डालेंगे इसमें विषमदंती। अब विषमदंती क्या है कि जो अलग अलग प्रकार के दिखते हैं और उनका काम भी अलग अलग होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? विषमदंती। तो इसमें हम लिखेंगे हेट्रोडोंट में कि किसके आधार पर? कार्य व संरचना के आधार पर, कार्य व संरचना के आधार पर दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं या दिखाई देते हैं, या दिखाई देते हैं, जिसे विषम दंती या विषम दंत कहते हैं। तो विषम दंती हो गए। तो ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे जो निम्न 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे इसमें हम नोट करेंगे A, B, C और D। तो सबसे पहला जो सबसे सामने की ओर होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो जो सबसे सामने की ओर है वो कौन है? कृंतक। उसके जो बगल में होते हैं उसको बोलते हैं रदनक। और फिर उसके जो बगल में होते हैं उसको बोलते हैं अग्रचर्वणक। और जो लास्ट में होते हैं वो कौन होते हैं? चर्वणक होते हैं। इस तरीके से होते हैं। तो कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। अब कृंतक का जो काम होता है, तो कृंतक का काम है काटने का। सबसे पहले जैसे हम मान लो हमें सेब काटना होता है या कुछ से काटना होता है, तो रखिए अब क्या किए? काट लिए। बच्चे जो काटते हैं ना पड़ोसी वाले को, किसके द्वारा काटते हैं? कृंतक के द्वारा। रदनक जो होता है वो चीरने फाड़ने का जो काम करते, देखो जो हम गन्ने वन्ने के जो छिलके हटाते होते हैं, जैसे धागा वागा काटना होता है तो इससे काटते हैं। अगर चवर्णक और चवर्णक दोनों का काम कैसा होता है? सेम होता है कि ये छोटे छोटे, जैसे देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर नशा पाती करते रहते हैं, सुपारी उपाड़ी खाते हैं, तो बड़ी बड़ी सुपारी को छोटी छोटी क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। तो उसमें काम किसकी होती है? अगर चवर्णक की और चवर्णक की होती है। तो बाकी उसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर किससे संबंधित है? भोजन से संबंधित है। तो भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना, परिवर्तित कर देना किसका काम होता है? दांत का। अब इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि दंत सूत्र के बारे में। तो अब हम हेडिंग डालेंगे दंत सूत्र के बारे में। तो हेडिंग डालते हैं दंत सूत्र। तो दंत सूत्र में हम क्या लिखेंगे कि मानव में दांतों की व्यवस्था को, मानव में दांतों की व्यवस्था को जब
एक सूत्र के द्वारा, फार्मूला सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो उसे दंत सूत्र कहते हैं। दंत सूत्र कहते हैं। अब इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो किस तरीके से व्यक्त किया जाता है। अब देखो, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे में देखो आधे दांत ऊपर होते हैं, आधे दांत नीचे होते हैं। और अभी मैंने कहा था ना कि दो प्रकार के, एक तो होते हैं दूध के दांत और एक होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। दूध वाले को अस्थाई और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट वाले दांत को अस्थाई दांत कहा गया था। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें एक सूत्र से, तो जैसे सबसे पहले अगर हम ये ऐसे व्यक्त कर लें, यहाँ पर इसको बोल दें तो ये ऊपर का दांत और ये नीचे का, तो यहाँ पर लिख दें ऊपर और यहाँ पर लिख दें नीचे। तो ऊपर वाले में तो सबसे सामने की ओर जो होते हैं तो उस वाले को हम क्या कहते हैं, कृंतक। कृंतक। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है, रदनक का। और फिर उसके बाद किसका नंबर आता है, अग्र चरवड़क का। और फिर किसका नंबर आता है, चरवड़क का। तो ये भाग हो गए। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो जो ऊपर होता है वही नीचे भी होता है, तो नीचे भी हम क्या लिख दें, कृंतक। फिर क्या है, रदनक। और फिर है अग्र चरवड़क, अग्र चरवड़क। और फिर क्या है, चरवड़क। ये हो गए। अगर इसको हम शॉर्ट में कर दें तो इसको शॉर्ट में जैसे और कैसे किया जा सकता है, तो कृंतक को क्या कर दो, क्री कर दो, रदनक को रा कर दो और अग्र चरवड़क को आ और चा कर दो। उसके बाद चरवड़क को चा कर दो। और जो काम ऊपर होता है वही काम नीचे भी होता है, कृंतक। फिर उसके बाद है रदनक और फिर क्या है, अग्र चरवड़क और फिर क्या है, चरवड़क। और हर जगह पर आपको दो से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, दो से गुणा कर देना है। अब अगर हम बात करें दूध के दांत की, तो दूध के दांत का कौन सा फार्मूला होता है, क्षीर दंत का। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें क्षीर का, तो क्षीर दंत। तो क्षीर दंत के कौन से फार्मूले होते हैं, तो इसका फार्मूला होता है 2102। तो 2102 के लिए अब जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए 21, उसके बाद 0 और 2, फिर बटे क्या कर दें 2102 कर दें। 21 क्या है, सामने की ओर, 2 ऊपर 2 नीचे। फिर उसके बाद उसके बगल में एक ऊपर एक नीचे। और जो अग्र चरवड़क है वो नहीं है, तो इसको लिए 0 बोला गया है। और जो चरवड़क होते हैं वो कौन से होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। और यहाँ भी हमें क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है। और जब 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर देखो, इससे गुणा करोगे तो 2 दूना क्या होगा 4, 2 एक कम 2, 2 0 में 0 और 2 दूना 4। इसको देखो नीचे यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो इसको और क्या लिखा जा सकता है, या आप इसे पूरा जोड़ लो उसके बाद इसको गुणा कर लो। तो 2 1 3 और 3 2 5, तो 5 हो गए ऊपर और 5 हो गए
नीचे, और यहाँ पर क्या किए, गुणा किए, तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, तो बराबर हम कह सकते हैं 10 दांत ऊपर और 10 दांत नीचे, और टोटल कितने हो गए 20। तो जो बच्चों में जो 20 दांत हैं वास्तव में किसके होते हैं, वो क्षीरदंत के होते हैं। ठीक, अब उसके बाद अगर हम अस्थाई दांत की बात करें तो अस्थाई दंत में हम क्या लिख सकते हैं, अस्थाई दांत का क्या फार्मूला होता है, तो अस्थाई दांत में थोड़ा सा अंतर क्या होता है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे 21-23/21-23, तो इसको कर दिया जाए 21-23/21-23। तो इसमें देखो क्या हुआ, तो इसमें सेम वही है, यहाँ पर परिवर्तन हो रहा, वहाँ पर नहीं था लेकिन यहाँ पर क्या है, उपस्थित है। तो 2 ऊपर 2 नीचे और 3 ऊपर 3 नीचे, और 2 से क्या करना है, गुणा कर देना है। तो देखो 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, तो 8 हो गए ऊपर, तो 8 दांत ऊपर, और फिर उसके बाद 2 1 3 2 5 3 8, तो 8 हो गए नीचे, और यहाँ क्या करना है, 2 से गुणा करना है, तो 8 दूना 16, तो 16 और 8 दूना 16, तो 16 ऊपर और 16 नीचे, और टोटल कितने हो गए 32 दांत। तो अस्थाई दांत जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने थे वो कितने दांत होते हैं, मानव में 32 दांत होते हैं। तो ये मुख गुहा का काम हो गया समाप्त। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट भागों पर चलते हैं, तो इसको आप जो है पहले नोट कर लो, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इसको इसी पर छोड़ देते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में और आहार नाल के अन्य भागों में हम पढ़ते हैं। ठीक, तो इसके लिए आज बस इतना ही, और इसको देखना और एक दूसरे को ज़रूर बताना कि कैसे ये पढ़ाया गया है, और उसके बाद एक दूसरे को ज़रूर शेयर करना, और इसमें जो कुछ कमियां हुई होंगी उसको आप ज़रूर बताना, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। बाय बाय, टेक केयर।